दोस्तों जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। ठीक है, ज्योग्राफी डोमेन पेपर यानी दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी डोमेन पेपर को सिलेक्ट किया तो आज के वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी के टॉप ऐसे 40 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाएंगे, उससे संबंधित हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों ज्योग्राफी में बात करें तो ज्योग्राफी में टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और 22 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो में कवर करा दिए गए। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देकर छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीयूईटी एग्जाम के यदि आप क्रैक नहीं करते तो आपका कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा और ज्यादा टाइम आपके पास नहीं। ठीक है दोस्तों, आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आपको कम समय में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका कम से कम एक बार रिवीजन हो जाए ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपरफास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे इसका भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। क्या बोला दोस्तों कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह मानव भूगोल या परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी। आपको बताना दोस्तों ये जो कथन है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया। तो दोस्तों ये जो कथन दिया गया था वो फ्रेडरिक रेजेल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर फ्रेडरिक रेजेल। दोस्तों ये जो फ्रेडरिक रेजेल है ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे। तो दोस्तों फ्रेडरिक रेजेल जो है वो जर्मन भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, और दोस्तों कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक रेजेल है इन्हें नियतिवाद का जनक भी कहा था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नियतिवाद का जनक किससे कहा था। फ्रेडरिक रेजेल। मानव भूगोल का जनक जो दोस्तों वो फ्रेडरिक रेजेल को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं। आना आपको बताना इनमें से कौन सा जो है वो मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ये जनसंख्या भूगोल। दोस्तों यहाँ पे क ख ग घ लिखा हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को ABCD बोलूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मानव भूगोल का शाखा नहीं। तो दोस्तों ये जो मृदा भूगोल है ये मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है मृदा भूगोल। बाकी ये जो दोस्तों जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल जो है ये मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया ना। दोस्तों ये जो ग्रिफिथ टेलर भूगोलवेत्ता थे इनके द्वारा कौन सा संकल्पना कौन सा विचारधारा को दिया गया था। तो दोस्तों ग्रिफिथ टेलर जो है वो अमेरिकी एक भूगोलवेत्ता। ठीक है, और इनके द्वारा दोस्तों नवनिश्चयवाद विचारधारा को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ये राइट आंसर नवनिश्चयवाद। ये दोस्तों ये कहाँ के रहने वाले थे तो USA। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ग्रिफिथ टेलर कहाँ के रहने वाले थे तो USA। और दोस्तों ये नवनिश्चयवाद का जनक की बात करें तो नवनिश्चयवाद का जो जनक है वो ग्रिफिथ टेलर को ही कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आपको इनमें से कौन सा बताना है कि कौन सा कारण जो है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। भौतिक कारण आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जल की उपलब्धता दोस्तों वो भौतिक कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जनसंख्या वितरण को काफी ज्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर जल की उपलब्धता। बाकी दोस्तों ये जो खनिज है, नगरीकरण है और औद्योगिक जो है दोस्तों ये किसके अंतर्गत आएगा। तो ये सभी दोस्तों आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन में अपकर्ष से पूछा जाता है और कई बार प्रतिकर्ष से पूछा जाता है। तो दोस्तों अपकर्ष और प्रतिकर्ष हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों अपकर्ष के अंतर्गत वैसे लोग आते हैं जो मतलब कि कोई भी मतलब अच्छे संसाधनों को देखकर आते हैं। ठीक है, बेहतरीन संसाधनों को। और प्रतिकर्ष में दोस्तों मजबूरी में जो अपने घर छोड़ते हैं वे सभी लोग प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कोई बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, तो ये सभी प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि प्रतिकर्ष कारक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर जो है वो जो ऑप्शन सी प्रतिकूल जलवायु। दोस्तों प्रतिकूल यहाँ अनुकूल रहता था दोस्तों अपकर्ष का अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकूल पूछा गया। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो प्रतिकूल है वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होती वहाँ से लोग कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है इसका प्रतिपादन है वो किसके कौन सा भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया। ठीक है, तो 6 का जो राइट आंसर दोस्तों वो जगह ऑप्शन ये WM थॉमसन। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी दोस्तों JJ थॉमसन रहता है, ऑप्शन ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थॉमसन।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है ना दोस्तों, इनमें से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है वो आपको बताना। दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप का जो जनसंख्या वृद्धि है वो सबसे अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप। और इस बात करें दोस्तों एशिया महाद्वीप, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वो एशिया महाद्वीप का है। और विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि विस्तृत जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों, यहाँ पे विस्तृत होगा कि विस्तृत जो जनसंख्या होता है उसका पिरामिड जो होता है वो किस आकार का होता है वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर दोस्तों जो विस्तृत जनसंख्या जो पिरामिड होता है वो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। आने ऑप्शन बी राइट आंसर त्रिभुजाकार। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए आप लोग एकदम सच्चाई से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष के आकार का है ना। आपको इनमें से कौन सा देश का जो आयु लिंग पिरामिड है दोस्तों वो संकीर्ण और सुंडाकार के आकार का है वो आपको बताना। दोस्तों 9 का जो राइट आंसर दोस्तों जापान है। दोस्तों जापान का जो आयु लिंग पिरामिड है वो संकीर्ण और सुंडाकार आकार का है, ठीक है। और ये जो नाइजीरिया दोस्तों नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों कार्य के आधार पर जनसंख्या को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। तो दोस्तों बाल आयु वर्ग में दोस्तों 0 से 14 वर्ष के जितने भी लोग आते हैं वो बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों उसके बाद 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के अंतर्गत वर्ष तक जितने भी लोग आते हैं वो वयस्क आयु वर्ग या फिर कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या दोस्तों ऑप्शन सी 15 से लेकर 59 वर्ष। और दोस्तों वृद्ध आयु वर्ग के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक जितने भी वर्ष वाले व्यक्ति होते हैं उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको पता नहीं जो ब्राजील में कॉफी के बागान है इन्हें कौन सा नाम से जाना जाता है, तो उन्हें फजेंडा कहा जाता है, ठीक है। ब्राजील में ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फजेंडा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रहर कोयला, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया। दोस्तों यहाँ पे होगा कि रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है। दोस्तों ये जो रूर कोयला क्षेत्र है वो कौन से देश में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों ये रूर कोयला क्षेत्र है वो जर्मनी देश में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर जर्मनी। यदि बात दोस्तों भारत का जो रूर प्रदेश है वो किससे कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो रूर है वो झारखंड राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का रूर कौन सा राज्य को कहा जाता है, तो झारखंड राज्य को। अगला 13 में क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं। दोस्तों आपको बताना कौन सा क्षेत्र को जो है और संयुक्त राज्य जो अमेरिका उसे का जंग का कटोरा कहा जाता है वो आपको बताना। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा पिट्सबर्ग, ठीक है। दोस्तों ये जो पिट्सबर्ग है इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उनका जंग का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र आने दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अन्य ऑप्शन सी राइट आंसर तृतीय। दोस्तों प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसके शामिल होता है, तो कृषि और पशुपालन जो दोस्तों वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। द्वितीय क्रियाकलाप में दोस्तों विनिर्माण उद्योग को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है। तो आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगला क्या बोल रहा है कि बिग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों आपको पता है जो बिग इंच पाइपलाइन है इसमें कौन सा इनमें से पदार्थ का परिवहन होता है। दोस्तों बिग इंच जो पाइपलाइन है उसमें पेट्रोलियम का परिवहन होता है, ठीक है। यानी राइट आंसर होगा पेट्रोलियम, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ था। दोस्तों ये विश्व व्यापार संगठन है इसकी जो मुख्यालय वो जेनेवा में स्थित है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जेनेवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य नहीं है। आपको इनमें से कौन सा जो देश है दोस्तों वो ओपेक का सदस्य नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर दो हो जाए दोस्तों वेनेजुएला, ठीक है। ये जो वेनेजुएला देश है दोस्तों ये ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों ये जो ओपेक क्या होता है तो दोस्तों ओपेक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन देश का एक संगठन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है। यानी आपको इनमें से कौन सा जो बस्ती है दोस्तों वो सड़क या नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों कोई भी सड़क होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और जिस सीधी सड़क और नदी के किनारे जो बस्ती बसाया जाता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, तो उसे रेखीय या फिर रेखिक प्रतिरूप कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे सी राइट आंसर रेखीय। दोस्तों कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झील या फिर तालाब के किनारे जो मकानों को बसाया जाता है वो कौन से प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वो वृत्ताकार प्रतिरूप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों झील या जो तालाब होते हैं वो हमेशा गोल आकृति के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों आपको ये बताना जो विश्व नगरी शब्द है इस शब्द का प्रयोग जो है वो पहली बार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो जीन गॉटमैन के द्वारा दोस्तों विश्व नगरी प्रयोग का जो है शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। आने ऑप्शन ये राइट आंसर होगा जीन गॉटमैन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो प्रेयरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका। दोस्तों जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अभी रात के बज रहा है 12:53 और मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपका
आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल में क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है वो आपको बता दोस्तों 17.75% दोस्तों विश्व में जो है वो भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में पहली जनगणना की बात करें तो पहली जो जनगणना हुई थी दोस्तों वो 1872 ईस्वी में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में पहली जो संपूर्ण जनगणना हुई थी वो कब हुई थी। तो दोस्तों भारत में संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे बनता है आपका। अगला क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है। इनमें से कौन सा राज्य का लिंगानुपात जो दोस्तों वो सबसे कम है वो आपको बताना। सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा राज्य का जो लिंगानुपात है दोस्तों वो सबसे कम है। और यदि बात करें सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य दोस्तों वो कौन सा है तो केरल। ठीक है, और यदि बात करें दोस्तों भारत का औसत लिंगानुपात कितना है तो 943 महिला। ठीक है, लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है दोस्तों, प्रति 1000 स्त्रियों पर महिलाओं की कुल जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको पता 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें से सबसे अधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है तो सबसे अधिक नगरीकरण वाला जो राज्य दोस्तों वो गोवा है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है। तो आपको इनमें से कौन सा जो भाषा समूह है वो भारत में सबसे छोटा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो किरात है दोस्तों ये सबसे छोटा भाषा समूह है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा किरात। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि गांव से गांव में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है। दोस्तों ये जो गांव से गांव में प्रवास होता है महिलाओं का ये इनका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या वो आपको बताना। दोस्तों गांव से गांव जो महिलाओं का प्रवास होता है उनका मुख्य जो कारण था वो विवाह होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी महिला का जब शादी हो जाता है तो एक गाँव से दूसरे गाँव चले जाते हैं जो कि एक प्रमुख कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव भूगोल सूचकांक का निर्माण किया। आपको इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री के द्वारा दोस्तों मानव विकास सूचकांक का जो है वो निर्माण किया गया वो आपको बताना है। तो दोस्तों डॉक्टर महबूब उल हक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। दोस्तों ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है ये कहाँ के रहने वाले थे तो डॉक्टर महबूब उल हक जो वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और दोस्तों जो प्रो अमर सेन है वो भारत से थे। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत से मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था तो प्रो अमर सेन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर है। आपको ये मानव विकास सूचकांक दोस्तों यूएनडीपी जो है दोस्तों वो प्रत्येक वर्ष 189 देशों का मानव विकास सूचकांक जारी करता है। ठीक है, उनमें से भारत में सबसे अधिक किसका स्कोर रहता है तो भारत में सबसे अधिक देखा जाए तो केरल राज्य दोस्तों इसका मानव विकास सूचकांक जो वो सबसे अधिक रहता है। ठीक है, दोस्तों ये जो यूएनडीपी प्रत्येक वर्ष जो ये जो जारी करता है ठीक है मानव विकास सूचकांक इसमें कौन सा बातों का ध्यान रखती है तो साक्षरता दर, औसत आयु और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए यूएनडीपी जो दोस्तों प्रत्येक वर्ष दोस्तों एटीआई रिपोर्ट जारी करती है और जिसमें 189 देश शामिल होते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो कौन सा देश का है। ठीक है, तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे रहता था दोस्तों, ये आपका नॉर्वे ऑप्शन मिलेगा नॉर्वे। लेकिन दोस्तों 2021 का जो रिपोर्ट आया उसमें दोस्तों स्विट्जरलैंड जो दोस्तों वो फर्स्ट रैंक पे आ गया। ठीक है, और जो बात हमारा भारत का रैंक केवल स्थान पे आया तो 132वां रैंक पे दोस्तों हमारा भारत का स्थान आया। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा रैंक है तो 132वां रैंक। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों सबसे लास्ट में दक्षिण सूडान है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो बिहार। ठीक है, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर बिहार। की बात करें दोस्तों पुरुष का तो पुरुष का भी साक्षरता दर यहाँ कम है। और बात करें भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है तो बिहार ही है। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। यानी इनमें से कौन सा जलमार्ग दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है तो NW1 जो दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। NW1 जो दोस्तों वो सबसे लंबा जो है वो राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसकी लंबाई कितना है दोस्तों, इसकी जो लंबाई वो 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पतन है। दोस्तों इनमें से कौन सा जो तो एक प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मुंबई है वो एक प्राकृतिक पतन या फिर प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है। इनमें से कौन सा कारण के कारण दोस्तों कौन सा प्रदूषण के कारण हैजा और पीलिया बीमारी होता है वो आपको बताना है। 32 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ये जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के दोस्तों हैजा और पीलिया बीमारी होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये यूएनडीपी है इसका पूरा नाम क्या होता है तो दोस्तों यूएनडीपी का जो पूरा नाम होता है वो यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हिंदी क्या होता है दोस्तों तो विश्व मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों कि टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। दोस्तों ये टिस्को इस्पात संयंत्र है वो कौन सा राज्य में स्थित है वो आपको बता दें। दोस्तों टिस्को इस्पात संयंत्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर झारखंड। यदि बात दोस्तों झारखंड में कहाँ पे स्थित है तो जमशेदपुर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो टिस्को है कहाँ पे स्थित है तो जमशेदपुर में। दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला 35 में दिया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है वो कौन से देश के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया तो रूस के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया। अन्य ऑप्शन ये राइट है रूस। दोस्तों ये जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये कहाँ पर है तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से कर लिए, और यदि आप इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे ज्योग्राफी के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को दिल